हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसपी प्रेप जोन में। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारे पास आज नेक्स्ट गवर्नर जनरल है ये है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऐसे इंसान थे जितनी बात इनके बारे में की जाए उतनी ही कम है। ओके, लॉर्ड डलहौजी अपने कार्यकाल में बड़े ही आपके इनफेमस भी थे और बहुत ज़्यादा आपके फेमस भी रहे। सबसे पहले इनके टाइम पीरियड का जो इंसिडेंट रहा ये था इन्होंने एबॉलिश ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन। इन्होंने क्या किया, जो आपके टाइटल्स हुआ करते थे इनको इन्होंने एबॉलिश कर दिया और जो आपकी पेंशन्स वगैरह दी जाती थी, चाहे वो हमारे पास नवाब्स हो चाहे वो हमारे पास मराठास हो, मराठा के जो पेशवास हुआ करते थे उनकी पेंशन्स बंद कर ली और जो हमारे पास एम्पर रहा करते थे मुग़ल एम्पर उनकी पेंशन्स वगैरह भी सारी बंद कर दी। तो एबॉलिश ऑफ टाइटल्स मीन्स जो इनको टाइटल जैसे दिए जाते थे राजा महाराजा राणा, इनको भी इन्होंने एबॉलिश करने की बात की। तो सेकंड जो इनके टाइम पे इवेंट रहा ये रहा हमारा, इन्होंने अपने टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए। विडो रीमैरिज एक्ट, ये जो रीमैरिज एक्ट था इससे पहले जो आपकी विडोज़ हुआ करती थी इंडियन सोसाइटी में, उनकी जो सिचुएशन हालात हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। विडोज़ को आपका गांव में रहने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उनके जो हेड वगैरह हुआ करते थे उनको शेव कर दिया जाता था और उनको गांव से बाहर निकाला जाता था। तो वो किसी को छू नहीं सकते थे, तो छूने पे बेसिकली अपवित्र माना जाता था, नहाना पड़ता था। तो इस तरह से जो विडोज़ थी उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। तो हमारे एक सोशल रिफॉर्मर्स थे जिनका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो उनके कांस्टेंट एफर्ट्स हैं, उनके कांस्टेंट परसुएशन से लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए 1856 में। इसके बाद विडोज़ को बेसिकली मैरिज करने का राइट दिया गया और उनके साथ जो भेदभाव वाली नीतियाँ थी, अगर वो कोई करता है तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। कहानी समझ आ रहा है यहाँ तक? तो उसके बाद है हमारे पास जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने आपका इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसके अनुसार कोई भी प्रिंसली स्टेट, अगर वहाँ का राजा उनकी डेथ हो जाती है विदाउट अ लीगल हेयर, अगर उनका कोई आपका वैदिक उत्तराधिकारी नहीं है और मीनवाइल उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट सर्टेन केस जो आपका प्रिंसली स्टेट का जो एरिया रहेगा वो आपका किसके कंट्रोल में जाएगा? बेसिकली वो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। तो ये एक आपकी इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी कि जो आपका उस समय का जो टोटल एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी का 1/4 एरिया उन्होंने अपने टाइम पीरियड में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने कवर किया। इतना ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंशन किया। तो सबसे पहले जो स्टेट थी वो थी हमारे पास सतारा स्टेट। सतारा जो प्रिंसली स्टेट थी इनको 1848 में इन्होंने सबसे पहले आपका एनेक्स किया गया। ये सवाल आपसे बार बार पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिसको आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने एनेक्स किया था। ये थी सबसे पहले सतारा। उसके बाद थी हमारे पास जयपुर और संबलपुर। ये इन्होंने एनेक्स की 1849 में, 1849 में। उसके बाद बघाट जो स्टेट है ये है हमारा पास हिमाचल प्रदेश में। तो इसको इन्होंने 1850 में आपका एनेक्स किया था। ये बेसिकली जो करंट में सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपकी बघाट डिस्ट्रिक्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो उसको उन्होंने 1850 में एनेक्स किया। उसके बाद उदयपुर जो स्टेट है इसको आपका 1852 में आपका एनेक्स किया गया। जो उदयपुर है दिस इज़ करेंटली इन छत्तीसगढ़ स्टेट में उदयपुर आपकी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, उसको एनेक्स किया। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपने बहुत सुना होगा, तो उनके स्टेट को भी आपका एनेक्स किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इन्होंने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने वॉर करना शुरू कर दिया और जो बाद में लास्ट में लेफ्टिनेंट रोज थे, ठीक है ना, उनके साथ लड़ाई करते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए। ओके, तो इनको एनेक्स किया गया 1850 में अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद नागपुर को इन्होंने एनेक्स किया 1844 में। एंड देन अवध को एनेक्स किया गया 1856 में। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो अवध है बेसिकली अवध को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में
एनेक्सेशन ना करके यहाँ पे मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा दिया। मिस गवर्नेंस उस समय क्या था, जो वाजिद अली शाह थे उनके बेसिकली बहुत ज़्यादा लीगल हेयर थे, अराउंड आपके 6, 7, 10 आपके लीगल हेयर हो करते थे। तो इनको उन्होंने लैप्स के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर तो इसको आपका एनेक्स नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक इलीगल टर्म यूज़ की, इसको बोला मिस गवर्नेंस। तो उन्होंने वहाँ के लिए 2 कमिटीज़, 2 लोग भेजे गए, उनको उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आपने देनी है। तो जो 2 लोग थे बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहा तो जो आपका अवध है वहाँ पे मिस गवर्नेंस चल रहा है, उसी के बेस पे उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में लिया। ओके, अवध उस दौरान सबसे बड़ी आपकी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, चाहे वो अपने ज़मींदारों के लिए, चाहे वहाँ पे पुलिस सिस्टम बहुत बड़ा हुआ करता था। ओके, तो वहाँ से जो लैंड रेवेन्यू वगैरह था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो उनको अवध को बेसिकली इन्होंने क्या किया, मिस गवर्नेंस के रूप में मिस गवर्नेंस लगा के अपने कंट्रोल में लेके आ गए। ओके, तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, आप ये कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस कहाँ लगाया गया, अवध के ऊपर लगाया गया। उसके बाद इनके टाइम में जो फेमस रहा ये आपका सेकंड हमारा एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर सेकंड जो था ये आपका इनके टाइम में आपका लड़ा गया। ओके, तो इसके दौरान जो आपके सिख किंगडम थी, यानी कि जो पंजाब किंगडम थी, वो बेसिकली डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गई, ये आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। और उसके बाद सेकंड अपना एंग्लो बर्मा वॉर। सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर इन्होंने लड़ा कब, आपका 1852 में। आपको मालूम होगा पिछली वीडियो में हमने कहा जो हमारा फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर था ये आपका लॉर्ड एमर्स्ट के दौरान 1824 से लेकर 26 के बीच में लड़ा गया। और सेकंड हमारा एंग्लो बर्मा वॉर 1852 में। इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास लोअर बर्मा था, लोअर बर्मा, इसको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको हम पेगू, वहाँ पे एक मेन स्टेशन हुआ करता था, उसको अपने कंट्रोल में लेके आ गए। देन आफ्टर इनके टाइम इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक रेलवे माइन्यूट इन्होंने शुरू किया। रेलवे माइन्यूट, रेलवे माइन्यूट मीन्स जो आपका इंडिया में जो रेलवे इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है किसको, लॉर्ड डलहौजी को। तो उन्होंने रेलवे माइन्यूट बनाया 1853 में, जिसके द्वारा इन्होंने फर्स्ट रेल लाइन इन्होंने यहाँ पे बिछाई थी, कहाँ से लेके, बॉम्बे से लेके थाने के बीच में, बॉम्बे टू थाने, ये कब बिछाई गई, 1853 में। उसके बाद इन्होंने इंडिया में बेसिकली टेलीग्राफ, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो बेसिकली 4000 माइल्स हुआ करता था, 4000 माइल्स इन्होंने कनेक्ट किया कलकत्ता को, जो इनकी उस समय आपकी कैपिटल हुआ करती थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता था। कलकत्ता को आपका कनेक्ट किया टेलीग्राफ के थ्रू बॉम्बे से, ओके, मद्रास से, और उसके बाद पेशावर से। पेशावर कैपिटल हुआ करती थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की। तो इसके बाद इन्होंने नया जो इनका इंट्रोडक्शन था वो था हमारा पोस्टल रिफॉर्म। पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने एक पोस्टल आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आए थे। ये कब लेके आए, बेसिकली 1854 में। जो आप आज अपने एरियाज़ में पोस्ट ऑफिसेज वगैरह देखते हो, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, जो इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार जितने भी हमारे एरियाज़ को कैप्चर किया गया था, बाद में जाके 1861 के दौरान जो बघाट है हिमाचल प्रदेश में, इसको आपका रीइंट्रोड्यूस किया गया, और जो आपका उदयपुर है छत्तीसगढ़ में, इनको आपका रीस्टोर किया गया, इनको वापस दिया गया। ओके, वैसे तो बाद में इसको रिपील भी कर दिया था, ख़त्म कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, बट बघाट और उदयपुर इनके जो एरियाज़ वगैरह थे ये इनको ना वापस दिए गए। ओके, ये आपको याद रखना है। इनके दौरान ही इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए कलकत्ता, बॉम्बे और आपका मद्रास में। तो इसके द्वारा आपकी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के दौरान ये आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़, फेमस यूनिवर्सिटीज़ आपका बनाई गई थी, उनका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ओके, देन उसके बाद
इन्होंने क्या किया, जो आपकी गोरखा रेजिमेंट है इसको इन्होंने रेज किया, यानी कि इनको उन्होंने स्टैब्लिश किया गोरखा रेजिमेंट को। इसके बाद इनके कार्यकाल में सबसे फेमस है वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच। ये जो डिस्पैच है इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो इस डिस्पैच के अनुसार जो आपका प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन रहेगा ये हमारा बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहेगा, और इसके ऊपर का जो लैंग्वेज रहेगा, जो मीडियम रहेगा एजुकेशन सिस्टम में, जो आपका हायर स्कूल और आपका हायर सेकेंडरी स्कूल में और आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे ये आपका किस में रहेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और यूनिवर्सिटीज़ में एक्सक्लूसिवली आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा। तो ये हमारा वुड डिस्पैच था। इन्होंने बताया, इन्होंने कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल पे ज़्यादा फोकस किया, प्राइमरी स्कूल्स इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया और वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात की। ओके, और इसके साथ साथ इन्होंने बात की बेसिकली जो ऊपर के स्कूल हुआ करेंगे वहाँ पे एंग्लो आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपका पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश एज वेल एज देसी भाषा में। ओके, ये था किसके बारे में, ये था बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। अब देख सकते हो लॉर्ड कैनिंग साहब ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल रहे। ओके, 1800 आपके 56 से लेके आपका 57 के बीच में, 58 के बीच में। ओके, देन आफ्टर 1858 के बाद 61 के बीच में ये आपके फर्स्ट गवर्नर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी रहे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान देनी है कि आपका लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहा, लॉर्ड कैनिंग रहे ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ये रहे। ओके, तो इससे पहले जो हमारे चेंज हुए थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो थे हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये भी थे हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इनके टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट क्या रहा, ओके, ये रहा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी। 3 यूनिवर्सिटीज़ आपकी इस्टेब्लिश की गई जो कि फेमस यूनिवर्सिटीज़ है कहाँ के, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ इनका आपका सेटअप किया गया, और इनके टाइम में रिवोल्ट ऑफ 1857 वेरी फेमस, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये किसने बताया गया था, वीर सावरकर जी के द्वारा इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया गया। ओके, तो इनके टाइम पीरियड में रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आपका हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो इनके टाइम का मेजर इवेंट है ये है बेसिकली जब ये आपके वॉइस रॉय बने थे। वॉइस रॉय कब बने, आफ्टर 1858। 1858 के पास जब आपका गुड गवर्नेंस एक्ट लेके आते हैं 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इनको गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वॉइस रॉय के दौरान क्या हुआ इनके टाइम में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका पावर बेसिकली ट्रांसफ़र किया गया किसके पास, क्राउन के पास। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, क्राउन मीन उस समय आपके किंग हुआ करते थे वहाँ का जो क्राउन था वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पावर कंट्रोल था, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक होती है वाइट म्यूटिनी। वाइट म्यूटिनी आपकी इन्हीं के दौरान होती है, कब आपका 1859 में, 1859 इस समय होती है। और इनके टाइम में एक आपका इंडियन काउंसिल एक्ट भी आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में काउंसिल एक्ट आता है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एफर्ट करती है। तो इसी एक्ट के द्वारा जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम है ये आपका स्टार्ट किया जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम आज आप जो
उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके पास ऑर्डिनेंस की पावर, अध्यादेश की पावर, ये भी उसी समय आपकी इंट्रोड्यूस की जाती है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम एक्ट्स करेंगे। बट मेजर क्या था, इंडियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया था, इंडियन रिप्रेजेंटेशन आना शुरू हो गया था। ऑल्दो वो आपका नॉन ऑफिशियल आपका रिप्रेजेंटेशन था, मेजरली आपका एलीट क्लास को दिया जाता था। जैसे हमारे पास राजा ऑफ पटियाला गए थे और राजा ऑफ बनारस गए थे और सर दिनकर राव, ये 3 लोग यहाँ पे इस इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस गए थे। कौन कौन, हमारे पास सर दिनकर राव, राजा महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा ऑफ बनारस, 3 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। बहरहाल हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेजर आपके गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय, सेकेंड वॉइस रॉय आते हैं, वो आते हैं हमारे पास लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट रहता है, 1861 से लेकर 62 से लेकर आपका 63 के बीच में, अराउंड 1 ईयर के लिए ये रहते हैं। इनके टाइम में मेजर इंसिडेंट क्या होता है, एक वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट एक आपका मोहम्मडन्स का एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जो कि आपका किसकी टीचिंग्स पे चलाया गया था, शाह वली उल्लाह के टीचिंग के ऊपर, शाह वली उल्लाह इनकी टीचिंग्स के ऊपर ये आपका वहाबी मूवमेंट चलाया गया था। तो जो आपके लॉर्ड एल्गिन थे, इन्होंने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था। ओके, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है हमारे पास लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस, ये आपके सर जॉन लॉरेंस हैं। इनका जो टाइम पीरियड है ये शुरू होता है आपका 1864 से लेके आपका 69 के बीच में। सर जॉन लॉरेंस बहुत ही ज़्यादा आपके फेमस आपके गवर्नर वॉइस रॉय रहे अपने टाइम पीरियड में। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में सबसे पहले 1864 में जो आपका कैपिटल था, कैपिटल समर कैपिटल, इसको आपका ट्रांसफ़र किया कलकत्ता से, कहाँ पे, शिमला। ये शिमला इन्होंने अपनी समर कैपिटल लेके आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब समर में आपके शिमला से आपका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और विंटर्स में आपका कलकत्ता से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो आपका श्रेय जाता है कैपिटल को शिमला लाने का, ये जाता है सर जॉन लॉरेंस को। इनके टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, जो टेलीग्राफ कम्युनिकेशंस है, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, उससे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपना कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर के साथ जोड़ा, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीग्राफ के थ्रू इंडिया को यूरोप से जोड़ा था, इंडिया से यूरोप को कनेक्ट किया था। सर जॉन लॉरेंस, इनके टाइम में हाई कोर्ट आपके सेटअप किए गए थे 1865 में। ओके, आपके हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट्स जो आपके फेमस है, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ओके, तो ये आपके 3 हाई कोर्ट्स आपके सेटअप किए गए थे 1865 में। ओके, तो इसके बाद इन्होंने जो रेलवेज़ वगैरह हैं, इनको भी इन्होंने स्टेट आपका मैनेज करने की बात की। जो आपकी स्टेट है, स्टेट के पास रेलवेज़ को देने की बात की। ओके, स्टेट के पास इसको आपका प्रोवाइड किया जाए, यानी कि स्टेट आपके जो प्रोविंसेस वगैरह इनके पास प्रोवाइड की जाए। और उसके बाद इन्होंने अपने कार्यकाल में सर जॉन लॉरेंस ने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था इसका आपका सेटअप किया। तो फेमस इस चीज़ के लिए थे, सबसे पहले कैपिटल इन्होंने ट्रांसफ़र किया, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन इंडिया को आपका यूरोप से जोड़ा, और 1865 में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो हाई कोर्ट्स वगैरह है ये इनका सेटअप किया गया, और स्टेट के पास रेलवेज़ को देने की बात की, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। तो इन्होंने इनके टाइम में जो मेजर वॉर था, मेजर वॉर कौन सा रहा, बेसिकली भूटान वॉर। भूटान वॉर इसलिए हुआ तो जो यहाँ पे एक भूटान को एक डिप्लोमेट भेजे गए थे ताकि वो जो अपने कुछ जो पासेस वगैरह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में दे दे और इनके साथ एक ट्रीटी उसको साइन की जाए। बट जो आपका वहाँ का जो एम्बेसडर वहाँ पे गया था, उसको भूटान के राजा ने क्या किया, एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करने के लिए उसको मजबूर किया। तो जब वो आपके एम्बेसडर वापस आते हैं तो उसके बाद सर जॉन लॉरेंस
उनके ऊपर वॉर करते हैं। किसके ऊपर? भूटान के ऊपर। तो ये इनके टाइम का इंसिडेंट था। ये क्या हुआ? वॉर 1865 में। ये आपके सर जॉन लॉरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब शुरू होता है आपका? 1864 से लेके आपका 69 के बीच में। देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट वॉइस रॉय हैं, ये हैं हमारे पास लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। तो इनका जो टाइम पीरियड है सबसे पहले ये शुरू होता है आपका 1869 से लेके 72 के बीच में। सबसे पहले इन्होंने बात की, ये लॉर्ड मायो हैं, आप देख सकते हो। इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि आपका वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके साथ? प्रोविंसेस के साथ। तो उन्होंने जो आपका फाइनेंस है, वित्तीय विभाग है, इसको इन्होंने बेसिकली डिसेंट्रलाइज करने की बात की, ताकि आपका जो प्रोविंसेस हैं उनके पास भी अपना फाइनेंस हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात इन्होंने सबसे पहले कब की? 1870 में। इनके टाइम का मेजर इवेंट। तो इन्होंने सेकंड इवेंट इनके टाइम का, इन्होंने कॉलेजेस खोले। एक राजकोट कॉलेज खोला गया काठियावाड़ में। काठियावाड़ कहाँ है? बेसिकली ये हमारा गुजरात में। और उसके बाद मायो कॉलेज, एक मायो कॉलेज ये खोला गया आपका जयपुर में। ये जो आपके कॉलेजेस खोले गए थे ये बेसिकली प्रिंसेस के लिए खोले गए थे। प्रिंसेस को एजुकेशन देने के लिए आपका खोले गए थे। ये किसी आम इंसान के लिए कॉलेज नहीं खोला गया था, बट जो आपके इंडियन प्रिंसेस हुआ करते थे उनको आपका यहाँ पे पढ़ाया जाता था। मायो कॉलेज जयपुर में और आपका राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में। इन्होंने अपने टाइम में थर्ड इनका जो मेजर इवेंट था इनके टाइम में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ आप आज देखते हो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इन्होंने इनका गठन किया। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने सेटअप किया और कॉमर्स डिपार्टमेंट भी इन्होंने सेटअप किया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम आपका सेंसस को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट टाइम आपका सेंसस मीन जो आपकी जनगणना हुआ करती थी, जो आज भी जनगणना होती है, ये इन्होंने सबसे पहले लागू करने की कोशिश की 1871 में। ऑल्दो ये आपकी थोड़ी सी फेल्ड रही सेंसस, बट सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया। बट जो आपका अच्छी तरह से सक्सेसफुल हमारा पहला सेंसस रहता है ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में रहता है 1881 में। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले सेंसस किसने ट्राई करने की कोशिश की, वो थे हमारे पास लॉर्ड मायो। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? बेसिकली एक बार ये आपका अंडमान गए थे अपने ऑफिशियल टूर में, जो था आपका सेलुलर जेल में। तो इसी दौरान इनको एक वहाँ पे कन्विक्टेड होते हैं, वो उनका मर्डर करते हैं। तो ये थे बेसिकली ओनली वॉइस रॉय इन इंडिया जिनको आपका मर्डर किया जाता है। ओके, एक कन्विक्टेड के द्वारा जो वहाँ पे एक सज़ा भुगत रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। आपको ये याद रखना है, शेर अली अफरीदी पहले और ओनली फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय जिनका आपका बेसिकली मर्डर किया गया वाइल सर्विंग इन इंडिया। ये था हमारे पास लॉर्ड मायो। इनका डेथ हुआ 1872 में। ओके, देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक आप देख सकते हो, इनका टाइम कार्यकाल शुरू होता है 1872 से लेके आपका 76 के बीच में। तो इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले जो हमारे प्रिंस ऑफ वेल्स थे, प्रिंस ऑफ वेल्स इन्होंने विजिट किया 1876 में, इंडिया में हुए। ओके, उसके बाद कूका मूवमेंट इनके टाइम में हुआ। कूका मूवमेंट स्टार्ट किया गया था पंजाब में, किसके द्वारा? बाबा राम सिंह के द्वारा। इनके द्वारा कूका मूवमेंट स्टार्ट किया गया था पंजाब में। इसको ये सप्रेस कर लेते हैं कूका मूवमेंट को। और उसके बाद जो आपका इनकम टैक्स हुआ करता था, तो लॉर्ड ब्रुक ने सबसे पहले इनकम टैक्स को आपका एबॉलिश किया था।
ही अबॉलिश्ड दी इनकम टैक्स। कुकामोंट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसको उन्होंने सप्रेस किया था, और प्रिंस ऑफ वेल्स 1876 में इनके ही कार्यकाल में इंडिया में आए थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इनफेमस लॉर्ड लिटन। ओके, इनका जो टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड रहता है 1876 से लेके 80 के बीच में। इन्होंने अपने इस 4 साल के कार्यकाल में इतनी ज़्यादा इनफेमस एक्टिविटीज़ की, जिसके कारण इंडियन जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इंडियन लोग हुआ करते थे, इनको बिल्कुल ही आपका पसंद नहीं करते थे। सबसे पहले 1876 में ही एक इन्होंने यहाँ पे एक दरबार हेल्ड किया, जिसको बोलते हैं रॉयल दरबार। यहाँ पे बेसिकली जो क्वीन थी उसको आपका बोला गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की महारानी। ये आपका किसके द्वारा दिया गया? रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876 हुआ। इस दौरान ये था 1876 के दौरान जब इन्होंने बेसिकली ये रॉयल टाइटल आपका एक्ट लेके आए, इसके अनुसार इसको बताया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और 1877 में एक आपका दिल्ली दरबार बैठाया गया। दिल्ली दरबार, इसमें बहुत सारे राजा रजवाड़े, बहुत सारे आपके ऑफिशियल्स इन्होंने इसको अटेंड किया। इवन हिमाचल से भी कुछ हमारे राजा जो थे उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया। ये आपका 1877 में इसको आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया था रेड फोर्ट के अंदर, जिसके द्वारा जो आपकी क्वीन ऑफ एम्प्रेस है, इसको एक टाइटल दिया गया जिसको बोलते हैं केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। मीनवाइल पूरे इंडिया में अकाल लाइक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा फेमिन पड़ा था। अराउंड मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे पेरिश हो गए थे, मर गए थे। और दूसरी साइड जो आपके लिटन साहब थे, वो एक रॉयल दरबार आपका शुरू किया था इन्होंने, जिसमें खूब सारे खूब अच्छी तरह से इंजॉय किया जाता था, बहुत ज़्यादा लेविशली इसको आपका मनाया गया। ओके, तो इस वजह से लोग इनसे बिल्कुल नाराज़ थे कि इन्होंने यहाँ पे दिल्ली दरबार किया, और दूसरी साइड इन्होंने जो अकाल पड़ा था, फेमिन पड़ा था, उसको डील करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट है इनके टाइम में जो दूसरा इवेंट था, ये था हमारे पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो एक्ट था ये लेके आते हैं 1878 में। इस एक्ट के अनुसार जितने भी हमारे देसी भाषा में छपने वाले अखबार थे, उनके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा ली और उनको इम्पोज करना शुरू कर दिया, जो भी हमारे देसी भाषा में लिखे जाने वाले अखबार थे। बट जो हमारे इंग्लिश में लिखे जाने वाले अखबार थे, इनके ऊपर ये एक्ट कोई भी आपकी कार्रवाई नहीं करता था। बेसिकली जो ये एक्ट था, जो देसी भाषा में आने वाले अखबार हैं उनको बेसिकली ख़त्म करना था, उनको रिस्ट्रिक्ट करना था, इसलिए लेके आते हैं। ओके, इनमें हमारे पास जो हमारे अमृत बाज़ार पत्रिका थी, अमृत बाज़ार पत्रिका जो पहले आपका एक जर्नल हुआ करता था, रातों रात ये बदल के क्या हो गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया। किसके बाद? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही इनफेमस इनके टाइम में आया 1878 में। उसके बाद आर्म्स एक्ट 1858। इस एक्ट के अनुसार क्या था कि जो भी आपके इंडियंस हैं, उनको अगर आप वेपन रखना है तो उस चीज़ के लिए उनको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था। अगर आप लाइसेंस उनके लिए डिमांड करोगे तो ब्रिटिशर्स उनको लाइसेंसेस वेरी इजीली आपका प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपके ब्रिटिशर्स थे, वो अपने पास एक नहीं, इवन आपके 5-5, 7-7 बंदूकें और आर्म्स वगैरह बिना लाइसेंस के रख सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ। तो इंडियंस को ये बेसिकली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इन्होंने अपने टाइम में फर्स्ट अपना फेमिन कमीशन भी बिठाया। फेमिन कमीशन अंडर सर रिचर्ड स्टार्की कब बैठाया गया? 1878 में। बट जो कमीशन था कुछ ज़्यादा अपना रिवोल्यूशनरी बात नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये आपका फेल रहा। नेक्स्ट हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में अपीयर होने की जो आपकी मैक्सिमम एज हुआ करती थी उस दौरान, ये आपकी 21 हुआ करती थी। इंडियंस को इंडियन सिविल सर्विसेज में रोकने के लिए लिटन साहब ने इसको क्या कर दिया, 19 ईयर कर दिया मैक्सिमम एज।
तो आप सोच सकते हो 19 साल में किस तरह से आपका एक इंडियन क्वालिफाई कर सकता था इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इनका एक फेमस आपका ये इन फेमस आपका इनिशिएटिव था। उसके बाद इन्होंने अपने कार्यकाल में एक सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर लड़ा था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कब आपका 1778 से लेके आपका 80 के बीच में। सो ये था बेसिकली लॉर्ड लिटन तक हमारा आज। बाकी जो हमारे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड कर्जन और इसके बाद जो भी हमारे पास वॉइस रॉयस है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।